सभी देवी और सज्जनों से, ठीक है ना, सभी माताओं से, मतलब माता मेरी बहनों से, छोटी बहनों से, दीदियों से, माता रानियों से और माता रानी के भैरव से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, हिट द लाइक बटन, ठीक है ना, उस बटन को तोड़ दो, मोबाइल मत तोड़ना, बटन को तोड़ देना, क्लियर है। कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। आपके सपोर्ट से थोड़ा सा चैनल उठाना चाहता हूँ, बहुत मन था कई सालों से एक काम करने का, कॉस्टिंग बढ़ाने का, बट एक उम्मीद जागी, एक किसी स्टूडेंट ने बोला तो एक उम्मीद जागी, तो उस उम्मीद को मैं थोड़ा सा खरा उतरना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप पहुँचाइए। आपसे मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, प्लीज़ 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 कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया, गजब धांसू बिंदास एकदम, मेरा आप सभी को प्रणाम। देखिए अभी हमने एक वीडियो शूट कर ली थी अपना फास्टैग बैचेस के अंदर, मार्जिनल कॉस्टिंग का हमने जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, पीवीआर, ब्रेक इवन, एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैश ब्रेक इवन, कंपोजिट ब्रेक इवन, है ना, तो ये सारे छोटे मोटे पॉइंट, मतलब जो भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, पूरे फॉर्मूलों को समझ लिया था, याद कर लिया था, और कैसे यूज करना है, कैसे आना है, कैसे करना है क्वेश्चंस को, वो समझ लिया था। अब हम दूसरी लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के। इसके अंदर आज हम करेंगे डिसीजन मेकिंग वाले जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है। देखिए आज वाली क्लास के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर एक लेक्चर और शूट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को करेंगे सिर्फ डिसीजन मेकिंग के, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सबसे ज्यादा वेटेज अगर आ रही है तो वो आ रही है डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि मेक एंड बाय, ठीक है ना, या फिर स्पेस कैपेसिटी का यूज कैसे किया जाए वो, या एक आधे की फैक्टर वाले क्वेश्चन, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो गई? तो फटाफट से ज़्यादा देर ना लगाते हुए अपने कॉन्सेप्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और बेटा देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जाके देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, मोस्ट 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 ईजिएस्ट वे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप यकीन मानना किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, 10 मिनट के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 10 मिनट में, 10 मिनट। बात क्लियर होगी ना? होगी? आई बस अभी नहीं आई? चलिए चलिए, तो बात हमारी हो रही है डिसीजन मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है। जो डिसीजन मेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें मेक और बाय, मेक और बाय जो डिसीजन होता है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेक और बाय वाला। मेक और बाय, देखो अगर मैं, नाम से ही पवित्रता झलक रही है, नाम से ही पवित्रता आ रही है, क्या? मेक और बाय। मेक बनाए, बनाए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करें, बाय बाय या खरीदे, ठीक है ना। बनाए या खरीदे, देखो सीधी सीधी बात समझ के चलना, यहां पर जो है ना, यहां पर एक एक कंपोनेंट को
कंपोनेंट, कंपोनेंट को मेक और बाय करने की बात हो रही है। बात क्या हो गई? मेक और बाय। यहां प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट चाहिए, प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट चाहिए उसकी बात हो रही है, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल का मतलब अगर मैं बोलूं, जैसे हमारे परिवार में एक फैक्ट्री है मेरे भैया की, वो पंखे बनाते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी फैक्ट्री देखी तो मैंने देखा, मैंने पाया कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पंखे के अंदर की जो मोटर है, उनकी फैक्ट्री में वो मोटर बनती है खाली, पूरा पंखा नहीं बनता। यानी कि पंखा तो वो बना रहे हैं, लेकिन पंखे में अगर बात करूं मोटर की, तो मोटर को तो वो क्या कर रहे हैं, मेक, खुद बना रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं यार मैं जो बाहर की जो बॉडी है, आउटर बॉडी जो है, आउटर बॉडी, वो उसे बना नहीं रहे, उसे बना बनाया खरीद रहे हैं। उसे बना बनाया खरीद रहे हैं, मतलब मेक और बाय। एक को वो मेक कर रहे हैं, दूसरे को वो बाय कर रहे हैं। तो यानी कि अभी मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, मोटर तो खुद बना ही रहे हैं। बात यह है कि वो आउटर बॉडी नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि मेक और बाय में आउटर बॉडी, मतलब समझो उसके जो विंग्स होते हैं, जो पंखड़ियां होती हैं, और जो मोटर के जो बीच के लट्टू हो जाता है जिसके अंदर मोटर रखी रहती है, समझ रहे हो, उसका जो बाहर का जो शेल है, ठीक है, उनको लगता है कि यार अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी लागत ज्यादा आएगी बनाने में, मैं इससे तो बड़े बाय ना कर लूं, क्योंकि भाई बाय कर लूंगा तो जो सामने वाला सप्लायर है जो मुझे माल बना के दे रहा है, बोलो हाँ या ना, माल बना के दे रहा है तो मुझे सस्ता पड़ेगा माल, बोलो हाँ या ना। उससे अगर मुझे सस्ता पड़ रहा है, मेरे बनाने की लागत अगर ज्यादा आ रही है, तो बाय करना बेटर है ना। ऑब्वियस बात है, आप क्या सोचोगे, जहां आपका फायदा उसकी बात करोगे नहीं करोगे। अनटिल अनलेस हमारा सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट काउंटिंग, हमें कॉस्ट क्या करनी है, कम करनी है, कॉस्ट काउंटिंग करनी है, बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है, तो यहाँ पर वही वाली बात है, अगर बनाने की लागत ज्यादा आ रही है और सप्लायर से बाय करने की लागत कम आ रही है, तो भैया बनाना बेटर है ना, सॉरी बाय करना बेटर है ना। क्लियर, और भैया वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्लियर ही नहीं है भैया, जब खरीदने की लागत ज्यादा है तो फिर मैं क्यों खरीदूंगा, मैं तो बनाऊंगा ना, सीधी सीधी कहानी है। तो खुद का बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, नाम से ही पवित्रता झलक रही है। क्लियर ही नहीं है, ठीक है। ऐसे फैन में होता है, ऐसी एसी के अंदर भी होता है, बोलो हाँ ये ना। एसी में कंपनियां क्या करती है, कंप्रेसर खुद बना लेंगी और बाहर की आउटर बॉडी खरीद लेंगी अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, बोलो हाँ ये ना। एसी के अंदर भी होता है ऐसा। क्लियर ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ सॉफ्ट ड्रिंक, मैं बोलूँ सॉफ्ट ड्रिंक, बोलो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है मेरे बेटे जी, बोलो सॉफ्ट ड्रिंक में कि भैया जो अंदर का मेन लिक्विड है वो तो खुद बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो बोतल है वो खुद नहीं बना रहे, बोतल एम्प्टी बोतल को बाहर से कहीं बाय कर रहे हैं। क्लियर ही नहीं है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये जो दूसरा प्रोडक्ट है, क्लियर है, ये खुद बनाएंगे तो बनाने में हमें लागत ज्यादा आएगी। क्लियर है, क्योंकि जिस क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं हो सकता है उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो प्लांट लगाया जाएगा वो प्लांट हमको क्या देगा, ज्यादा लागत देगा एज कंपेयर टू बाय करने में। बात क्लियर होगी नहीं होगी। लेकिन यह दिक्कत परेशानी है, क्या है दिक्कत परेशानी, अगर हम समझे तो यह दिक्कत परेशानी ये है कि भाई अगर हम खुद बनाते हैं तो यानी कि हम खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट है। सही बात है ही नहीं है, हमें किसी से पूछने पाछने की जरूरत नहीं है, अपना प्लांट है, अपनी लेबर, अपनी मशीन, बात खत्म, बना सामान, सीधी बात है। लेकिन अगर हम किसी से बाय करते हैं तो यानी कि हम किसी दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। सही बात है नहीं है, और आपको पता है दूसरे पे डिपेंड होना बड़ा खतरनाक हो जाता है, बोलो आइए ना। दूसरे पे डिपेंड होना बड़ा खतरनाक हो जाता है। अगर हम दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, इनकी कौन, सप्लायर, सप्लायर के क्या हो सकता है कि अभी चिंदी चोरी कर रहा हो, ये कह रहा हो कि चलो ठीक है दे देंगे तुमको, माल दे देंगे, लेकिन बाद में वो क्या करे, अचानक से रेट बढ़ा दे। अब रेट बढ़ा देगा, हम कहेंगे अरे यार इससे तो मैं माल बना ही लेता, इन्हें तो रेट बढ़ा दिया अपने, परेशानी हो रही है ना। हो सकता है कि वो हम अगर रेट वही रखे, हो सकता है क्वालिटी डाउन कर दे, हमारे सामान की स्टैंडर्ड डाउन कर दे, हम कहेंगे अरे यार इससे तो बना ही लेते। आप समझ गए, क्लियर, क्वालिटी डाउन कर दी। हो सकता है कि हमें जिस टाइम पे माल चाहिए था, आपको पता है ना कि टाइम इज वेरी वेरी पावरफुल, समय की बहुत तगड़ी कीमत होती है, बोलो हाँ ये ना। तो अगर उसने मुझे समय पे सामान नहीं दिया, क्लियर ही नहीं है,
तो मेरा प्रोडक्ट लेट हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट लेट हो जाएगा तो मेरा कस्टमर मुझसे रूठ जाएगा। अब रूठे पिया को मनाई कैसे, सही बात ही नहीं है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। अब वो अगर हमें लेट सामान देगा, टाइमली सामान नहीं देगा, तो हम क्या कहेंगे, है ऐसे तो बना ही लेते। आप समझ गए मेरी बात। तो कितने फैक्टर निकले, यहाँ निकले भैया 3। यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए डिसीजन मेकिंग लेने में। क्या, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फैक्टर आ गए। पहला, भैया बीवी ने लिए थे 7 वचन, बीवी ने लिए थे 7 वचन, जब 7 फेरे करे थे, ठीक है ना। तुम कहना सप्लायर, ओ सप्लायर मैं तेरे को काम दे देगा, मैं तेरे को काम दे देगा, मेरे 3 वचन मान ले, मेरे 3 वचन मानने पड़ेंगे तेरे को। टाइमली डिलीवरी, समय से देना पड़ेगा सामान जो मैं मांगूंगा, डिलीवरी समय पे चाहिए, लेट लतीफ नहीं बनने का बिल्कुल भी, समझ गए, ठीक है ना। नो चेंज इन रेट, जो आज हमारे बीच में दाम डिसाइड हो रहा है, तू दाम वही रखेगा, चेंज नहीं करेगा। अब तो मन में सवाल तुम्हारा आएगा, सर रेट तो चेंज है ना सर, अब ऐसे तो बेचारा वो लूटपिट नहीं जाएगा। देखो, एक होता है जेन्युइन रीजन से रेट चेंज होना, कि मार्केट में चेंज आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है अगर मार्केट में रेट चेंज होगा, बट ऑफ कोर्स मार्केट में अगर कोई रॉ मटेरियल का रेट बढ़ ही रहा होगा तो उसका भी बढ़ेगा ऑफ कोर्स, और वहां पे उसका बढ़ेगा तो मेरा भी रेट ऑफ कोर्स बढ़ेगा, सही बात है नहीं है। लेकिन क्या है, मेरे तो प्रोडक्ट का प्राइस राइज हो नहीं रहा, वो अपने आप ही मन मर्जी चला रहा है, तो मन मर्जी नहीं चलाने की है, समझ रहा है ना, मन मर्जी नहीं चलाने की है, ठीक है मेरी बात, ठीक है। टाइमली डिलीवरी और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जिस क्वालिटी का मुझे माल चाहिए उसमें तो गिरावट नहीं करेगा, मुझे वही चाहिए। अगर देखो ऑब्वियस बात है, अगर मान लो सप्लायर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, क्लियर ही नहीं है, और मेरे को लगता है कि मेरे को बनाने में लागत ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस बात हम बाय करेंगे, मेरे पास समझ आई। ये तो बाय से बढ़ता भैया मेक ही करेंगे। दोबारा बोलूं, सप्लायर इन 3 वचनों को पूरा कर दे कि हाँ ले मैंने माने तेरे 3 वचन, क्लियर ही नहीं है, और क्लियर है, और दूसरा हमारी बनाने की लागत ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस बात है हम क्या करेंगे, सप्लायर से बाय कर लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, बोलिए हाँ या ना, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। मेक और बाय में, मेक और बाय करें ये तो तुम्हें क्लियर हो रहा है, बट सवाल क्या है कि डिसीजन मेकिंग किस बेस पे देंगे, ये 3 फैक्टर हमारे काम करते हैं। दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझना, देखो जैसे कि यहां पे एक बात और आती है, कॉस्ट। ऑलवेज इग्नोर, ऑलवेज इग्नोर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऑब्लिक सunk कॉस्ट। अगर तुम्हें क्वेश्चन में अनअवॉइडेबल कॉस्ट दे रखी है तो इनको इग्नोर कर देना। सर ये अनअवॉइडेबल, ये संक कॉस्ट क्या होती है, बेटा मान लो ये मेरा फैक्ट्री एरिया है, ये मेरा फैक्ट्री का एरिया है, बोलो हाँ या ना, ये मेरा फैक्ट्री एरिया है, ठीक है। इस फैक्ट्री एरिया में तीन पार्ट में प्रोडक्शन होता है, 3 पार्ट में प्रोडक्शन होता है, 3 कंपोनेंट बनते हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। हम बी और सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे ए की। हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ए के लिए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ए के लिए, कि भैया ए को मेक करे, ये ए को बाय करे, हम ये देखना चाह रहे हैं, ए को मेक करें या ए को बाय करें, हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब सवाल क्या आता है, मान लो
हमारा डिसीजन जो है वो बाय पे आ जाता है। हमारा डिसीजन जो है वो किस पे आ जाता है, बाय पे, कि भैया हम ए को ना क्या कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं। हम ए को क्या कर रहे हैं, हम ए को बाय कर रहे हैं, मतलब मेक नहीं कर रहे, बाय नहीं कर रहे। अब जब मुझे बताना, मान लो ये जो रेंट है, सपोज मान के चलो, मतलब ये फैक्ट्री एरिया जो है यहाँ का मैं रेंट देता हूँ, सपोज मान के चलो 1.5 लाख रुपया। क्लियर ही नहीं है, ठीक है ना। और जब 1.5 लाख रुपया देता था और अगर मैं ए बनाता था तो 50 मान के चलो, इक्वली मान के चलो, मैं एरिया वाइज इक्वली इसमें बांट देता था। क्लियर ही नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि अगर मैं ए को ना बनाऊं, क्या करूं, ए मुझे बाहर से खरीदने में लागत कम आ रही है तो मैं ए को खरीद रहा हूं, तो ये वाली मेरी, ये वाला जो एरिया मेरा खाली हो गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या मेरा रेंट कम हुआ, बोलो फटाफट, क्या मेरा रेंट कम हुआ, ए को बाहर से खरीदने से क्या मेरा रेंट कम हुआ, नहीं हुआ कम। भैया ऑब्वियस बात है ना, रेंट तो मेरा फिर भी उतना ही जाएगा। बस सवाल क्या है कि जो रेंट पहले 3 कंपोनेंट से कवर हो रहा था, अब वो 2 कंपोनेंट से कवर किया जाएगा। क्लियर ही नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम ए को बाय करें, अगर ए को बाहर से खरीद भी रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, तो भी वो लागत आएगी। जैसे कि अगर अकाउंटेंट बैठा हुआ है तो वो अकाउंटेंट की सैलरी जाएगी ही जाएगी, रेंट है तो वो जा ही रहा है, बिजली का बिल है तो वो जा ही रहा है। बात करोगे, मतलब एक तरीके से यहाँ बोलते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। ये फिक्स कॉस्ट होता है एक तरीके से। क्लियर ही नहीं है। तो इनको अब संक कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, नो रोल, नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये होने ही होने हैं। तो मेक और बाय का डिसीजन लेने में इनका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं इनका कोई रोल, क्योंकि मेरे बेटे ये लागत होनी होनी है, ये लागत घटेगी तो नहीं ना, बोलो हाँ ना। या तो ए को बाय करने से मेरा रेंट कम हो रहा हो तो मैं कहूँ हाँ भैया फायदा है मेरा, ठीक है, ये तो होनी होनी है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम यहाँ पे अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को लेने वाले नहीं है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट को लेने वाले नहीं है, इनका कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं है। लेकिन लेकिन always considered avoidable fixed cost। संक कॉस्ट का मीनिंग समझ में आ गया। संक कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट एक तरीके से फिक्स कॉस्ट जो हो रही है, ठीक है ना, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। मतलब हम डिसीजन कुछ भी लें, इनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने संक कॉस्ट कह रहे हैं। मतलब डूब गई, डूबी हुई, गिरी हुई, गिरी हुई कॉस्ट, ये तो देख भी नहीं रहे, गिर गई है ना, ठीक है ना, इसका स्तर गिर गया है, ठीक है। अब आता है ऑलवेज कंसिडर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अब ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, देखो, जैसे कि अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब हो सकता है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब हो सकता है कि अगर मैं प्लांट बनाता, इफ वी मेक, इफ वी मेक कंपोनेंट, अगर मैं प्लांट बनाता, सॉरी, अगर मैं कंपोनेंट बनाता तो हायर चार्जेस ऑब्लिक depreciation on plant which we will use to make component। समझ रहे हो, ये बिल्कुल एक तरीके से पता कैसे लगेगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसा लगेगा। क्लियर ही नहीं है। मतलब आप ये समझ के चलिए, आप ये समझ के चलिए कि अगर मैं ये बनाता तो मुझे या तो प्लांट खरीदना पड़ता या मुझे किराए पे लाना पड़ता, तो मैं किराया रेंट देता उसका। क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं, सुनो, अब मेक और बाय में हम ये वाली कॉस्ट लेते हैं, क्यों, देखो अगर मैं बनाता तो मेरे को ये खर्चा देना पड़ता, मेरे ये एक तरीके से चार्जेस पैदा होते, ये प्लांट मुझे खरीदना पड़ता या मुझे उसका किराया देना पड़ता। और अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मुझको ये करने की जरूरत नहीं है, बाय करने से मेरा ये खर्चा बच रहा है, बोलो हाँ ये ना।
इस तरह की, मतलब आप ये मान लीजिए अगर ऐसी कोई फिक्स कॉस्ट है, सुनो मेरी बात, अगर ऐसी कोई फिक्स कॉस्ट है जो बाय करने से बच रही है, ठीक है ना, सेव हो रही है, तो उसे लेंगे। सीधा सीधा नियम है। जो देखो बाय करो मत करो, ठीक है ना, वो कॉस्ट होनी होनी है, वो अनअवॉइडेबल है, इग्नोर कर दो, ठीक है ना। बाय करने से कॉस्ट बच रही है, सेव हो रही है, अवॉइडेबल है, उसे कंसिडर करो क्योंकि वो तुम्हारा सेविंग है। बोलो हाँ या ना, पैसा वो तुम्हारा सेविंग है। क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं यही। चलिए बड़े आगे। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल क्लियर हो गया ना, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक बात और बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा है कि कॉस्ट अवॉइडेबल है या कॉस्ट अनअवॉइडेबल है, तो आप हमेशा उसे अनअवॉइडेबल मानना। क्या मानना मेरे बच्चे? हमेशा अनअवॉइडेबल ही मानना। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी? देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट एक्स है, ठीक है ना, उसकी जो मेटेरियल कॉस्ट, उसको बनाने मेटेरियल कॉस्ट सारी 100 रुपए की, उसको बनाने में लेबर कॉस्ट सारी सपोज 150 रुपए की, और मान के चलो वेरिएबल ओवरहेड आ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो सारी लेनी है, सपोज मान के चलो 50 रुपए की, तो हमारी 300 रुपए की ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और ये हमारे दे दिए फिक्स कॉस्ट, सपोज मान के चलिए 100 रुपए की। अभी कुछ नहीं बताया ना, तो हिसाब क्या मानेंगे? हिसाब अनअवॉइडेबल मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? अनअवॉइडेबल। लेकिन अगर मान के चलिए, अगर हम इफ वी बाय फ्रॉम सप्लायर, अगर हम इसे बाहर से सप्लाई करते हैं, तो सप्लायर हमें कितने में दे रहा है? सपोज मान के चलो सप्लायर हमें ये 320 रुपये में दे रहा है। कितने में दे रहा है सप्लायर? हमें 320 रुपये में दे रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप यहाँ पर मेक करोगे या बाय करोगे? क्या करोगे? मेक करोगे या बाय? तो देखो सीधी सीधी कहानी बोले, अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी मेक करने की कॉस्ट, और अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मेरी बाय करने की कॉस्ट। बाय करने की तो सीधी एक लागत है, एक को एक यूनिट दूंगा 320 रुपये, बात खत्म हो जाती है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? एक यूनिट दूंगा 320 रुपये, बात खत्म हो जाती है। क्लियर ही नहीं है? आई बस में नहीं। लेकिन मेक करने की लागत क्या आ रही है? भैया मटेरियल लग रहा है 100 रुपये का, भैया लेबर लग रही है 150 रुपये की, भैया वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं तुम्हारे कितने रुपए के? 50 रुपये के। तो बनाने बनाने की जो लागत है वो कितनी आ रही है? 300 रुपये आ रही है। और मैंने क्या बोला था? अनअवॉइडेबल को क्या कर देना? इसको आप कर देना इग्नोर, इसको कर देना आप इग्नोर। ये बोला था मैंने आपको, बोलिए फटाफट से हाँ या ना। इसको मैंने बोलते इसको कर देना इग्नोर। अब मुझे बताओ, आप खुद दिमाग लगाना, या अगर मैं बनाने बनाने की, सिर्फ बनाने बनाने की लागत, सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की जो लागत है वो देखनी है हमें, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? सिर्फ मैन्युफैक्चर करने की जो लागत है, बनाने की लागत 300 आ रही है यहाँ पर, और अगर बाहर से खरीदूंगा तो 320 की आ रही है। अंडरस्टूड? बताओ क्या लगाओगे भैया? खरीदोगे या बनाओगे? सर बनाने की लागत कम आ रही है, खरीदने की लागत ज्यादा है, 20 रुपये ज्यादा ले रहा है ये आदमी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? 20 रुपये ज्यादा ले रहे हैं आदमी, क्लियर ही नहीं है? तो क्या है, अपन लोग बनाएंगे, तो वी शुड मेक कंपोनेंट इटसेल्फ, हमें खुद से बनाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना। देखो अब मैं एक बात और तुम्हें रीजन देता हूँ कि अनअवॉइडेबल को इग्नोर क्यों करते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि आप मेक करो, आप बाय करो, आप मेक करो, बाय करो, बाय करो, मेक करो, कुछ भी करो, ये होना ही होना है। अब जो होना ही होना है, तो यानी कि इस प्रोडक्ट की वजह से तो ये नहीं हो रहा, इस प्रोडक्ट की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से तो ये नहीं हो रहा। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि इस ये हो या ना हो, ये प्रोडक्ट बने या ना बने, ये तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो देखो मार्जिन में ये तो मेन पॉइंट है। तो अगर आप फिक्स कॉस्ट यहाँ जोड़ भी देते हो, तो सोचो एक काम करो, ये तो होना ही होना है, जो होना है वो यहाँ पर भी होगा और वो यहाँ पर भी होगा, तो कॉमन कॉस्ट हो गई नहीं हो गई? वो यहाँ पर भी होगा, जो होना ही होना है। तो खुद दिमाग लगाओ, अब सामान कितने का पड़ रहा है इधर के? मान के चलो 420, और यहाँ कितने का पड़ रहा है? 400। अब बताओ कैसे कंपेयर कर लो, तब भी मेक आ रहा है। आप समझे?
इससे अनअवॉइडेबल होना ही होना है, इस हम इसे इग्नोर मार देते हैं क्योंकि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा फिक्स कॉस्ट। क्लियर है, इसे हटाओ। तो वन की कुल मिलाकर क्या समझे कि हम खाली उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर कर रहे हैं जो जिस प्रोडक्ट की वजह से आ रही है। बोलो आइए ना, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट है तो वो कॉस्ट आएगी, और अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो वो कॉस्ट नहीं आएगी। बात क्लियर हुई? तो उन्हीं कॉस्ट को लेना है जो प्रोडक्ट की वजह से पैदा हो रही है। बात क्लियर हुई? बोलिए आइए। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जल्दी जल्दी एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मैंने भाई बोला अगेन कि मान लो एक काम करते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, थोड़ा हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट जल्दी रिकवर होगा और टाइम भी बचेगा हमारा। ठीक है, अब ये मान के चलो एक इन्होंने यहाँ पे दे दिया अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अब ऐसा कह लो हायर चार्जेस पर मंथ फॉर दी प्लांट फॉर मेकिंग कंपोनेंट को बनाने में। तो जो हायर चार्जेस है, सपोज मान के चलिए किराया जो जा रहा है वो मान लो 20,000 रुपये जा रहा है, नहीं 20 मत लो, आप ले लो 30,000 रुपये किराया जा रहा है। कितना जा रहा है मेरे बेटा जी? 30,000 रुपये किराया जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और अगेन यहाँ पे वही लिखेंगे, इफ बी बाय, सेम लिख दिया मैंने, अमाउंट मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, इफ बी बाय, और अगर हम बाय कर रहे हैं तो 320 का पड़ रहा है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना कि मंथली प्रोडक्शन ले लो 1000 यूनिट्स का। अब देखो अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय। ठीक है, मेक और बाय। अब देखो बाय करने का तो कितना आ रहा है, 320 आ रहा है, ये बात समझ में आती है। मेक करने की लागत क्या आ रही है? मेक करने की लागत इधर देखो भैया, मटेरियल लगेगा वही 100 रुपये का, भैया लेबर लगेगी वही 150 रुपये की, भैया वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे कितने के, वही 50 रुपये के। तो टोटल कितना आ गया? 300 रुपये। ठीक है, प्लस अवॉइडेबल मतलब वो खर्चा जो इसके बनाने में होगा। ठीक है ना, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट बताओ 30,000 रुपये की महीने का है, और आप एक महीने में देखो 30,000 रुपये महीने का किराया है, और एक महीने में प्रोडक्शन कितनी है तुम्हारी? 1000 यूनिट की है। तो यानी कि अगर मैं पर यूनिट बोलूँ तो कितना लग रहा है? 30, यानी कि 330 रुपये की लागत आई। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो ये देखो ये जो ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट नहीं थी तो मैंने पर यूनिट निकाल दी। तो बताओ बनाने की लागत कितनी आ रही मेरी? अब मेरी बनाने की जो लागत है वो आ रही है 330, और जबकि खरीदने की लागत कितनी मेरी? 320। अब बनाने की ज्यादा और खरीदने की कम है। बोलो हाँ ये ना, तो तुम क्या बोलोगे? वी शुड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। देखो अगर ऐसा आ रहा है, तो फिर तुम क्या सोचोगे? अगर बाय करने के बारे में बात आ रही है तो फिर तुम ये सोचोगे क्या सप्लायर बढ़िया है, रेट तो चेंज नहीं करेगा, क्वालिटी तो नहीं कराएगा, टाइमली डिलीवरी तो देगा। इन बातों को मतलब समझ रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो नॉन मॉनिटरी होते हैं। खाली पैसों को देखकर ही डिसीजन, खाली फिगर्स को देखकर ही डिसीजन नहीं दिया जाता मेरे बेटा जी। हमेशा याद रखना मेरे बेटा जी, कुछ नॉन मॉनिटरी फैक्टर को देखकर भी डिसीजन दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वह नॉन मॉनिटरी फैक्टर हमारे मॉनिटरी फैक्टर से बहुत बड़े हों। क्लियर है? तो अगर नॉन मॉनिटरी फैक्टर का दबदबा ज्यादा है तो हो सकता है कि कॉस्ट लागत ज्यादा आ रही हो, फिर भी हम क्या करें? मेक करें, क्योंकि बाहर से खरीदने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
अभी तो फिलहाल वही किताबी ज्ञान है, तो वो बता दिया मैंने आपको। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फटाफट, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आगे मैं भी करता हूँ। एग्जाम्पल मैंने वही ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ। इफ वी बाय कंपोनेंट, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट लिखना चाहिए, बाय द कंपोनेंट। हाँ जी, इफ वी बाय कंपोनेंट फ्रॉम सप्लाई, फ्रॉम सप्लायर, ठीक है ना, ठीक है। इफ वी बाय द कंपोनेंट फ्रॉम सप्लायर, यहाँ पे अमाउंट क्या ली जाए, चलो यहाँ मैं अमाउंट कर देता हूँ तुम्हारे 340 कर देता हूँ, समझे मेरी बात को, 340। अब नाउ पॉइंट इज दैट, कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो है एक्स, इसके अलावा हम वाई और जेड भी बनाते हैं, नहीं नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि ये वाला जो एरिया है, अगर अगर आप इसको क्या करते हो, सुनो, कहते हैं कि इफ यू बाय, इफ वी बाय, अगर हम ये बाय करते हैं, ये वाला कंपोनेंट बाय करते हैं, तो ये वाली जो कैपेसिटी, ये वाला एरिया खाली हो जाएगा। और हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा है और ये कहे कि भैया ये तुम्हारी जगह खाली तो पड़ी है, ला यार हम ही दे दे किराए पे, हम अपना काम कर लेंगे, तेरे को किराया भी देंगे, तेरे को किराया भी देंगे, ले ले हमसे ले ले, तू कितना ले ले, तू हमसे ले ले। मान के चलो वो बोले कि भैया ले तू हमसे ना 25,000 रुपये महीना ले ले, देखो याद रखना अभी मैं चेक करूंगा, ठीक है, तू हमसे 25,000 पर मंथ का किराया ले ले, कितना ले ले, 25,000 पर मंथ का तू हमसे किराया ले ले। आया ही नहीं आया, ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो क्या करना है, इधर देखना, मेक पब्लिक बाय, देखो मेक करने की लागत, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, बोलो हाँ या नहीं। तो ये शायद है 100 रुपये, ये 150 रुपये, ये 50 रुपये, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आ गई वो आ गई मेरी 300 रुपये। और अगर मैं बाय करता हूँ तो वो 340 का पड़ रहा है मेरे को, सही बात ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक कॉस्ट और ऐड करनी है विच इज कॉल्ड अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, और वो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा जी, वो है 30,000 रुपये हायर रेंट डिवाइडेड बाय 1000, तो 30 बैठ गया ये, तो ये 330। अब खाली तुम अगर इसी चीज को देखोगे, इधर देखना, खाली तुम अगर इसी चीज को देखोगे तो क्या बैठ रहा है कि मेक बनाने की लागत 330 आ रही है और खरीदने की लागत 340 आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो तुम कहोगे यार जो है यहाँ फायदा है हमें, यहाँ हमें क्या है, बनाने में ज्यादा फायदा है, मतलब खरीदने में 10 रुपये का नुकसान है, ठीक है। लेकिन तुम ये सोचो आप कि अगर तुम खरीदते हो, अगर तुम खरीदते हो तो तुम्हारा ये एरिया खाली होता है, और एक खाली एरिया तुम्हें क्या देके जाता है, पर मंथ का रेंट देके जाता है ना। हम क्या करेंगे, हम 25,000 रुपये अलग से कमाना शुरू कर देंगे
रेंट अर्न करना शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? रेंट अर्न करना शुरू कर देंगे 25,000 पर मंथ। तो तुम ये देखो, तुम क्या करना, यहाँ देखो, लॉस इफ वी बाय द प्रोडक्ट। अगर मैं बाहर से खरीदता हूं तो मुझे कितना नुकसान हो रहा है, दिख रहा होगा तुम्हें। 340 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि मैं 330 का खुद बना सकता हूँ। बोल हाँ ये ना। और कितना कॉम्पोनेंट बनाता हूँ, 1000 यूनिट बनाता हूँ। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरा नुकसान कितना हो रहा है, 10,000 का नुकसान आ रहा है। बोलो हाँ ये ना, सही बात है। लेकिन प्रॉफिट इफ वी बाय द प्रोडक्ट। लेकिन ऑब्वियस बात है, फिर अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मैं रेंट भी तो कमाऊंगा, अर्निंग रेंट, वो भी कितना, 25,000 रुपये। तो देखो ना यार, इतना लॉस है, इतना अर्निंग है, तो नेट कितना बच रहा है मेरे पे? अभी 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है नेट अर्न। ये तो फायदे का सौदा हो गया, नहीं हो गया? कि भैया बना मत, खरीद, 15 और कमाएगा एक्स्ट्रा। बोलो हाँ ये ना। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको कुल मिलाकर समझना पड़ेगा। अगर मैं देखो इसी पूरी चर्चा को समझाने बैठूं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि जब भी आप मेक और बाय देखेंगे तो बाय कॉस्ट तो आपने ले ली अलग, वो तो दे रखी होगी। मेक कॉस्ट में क्या लोगे, मेकिंग कॉस्ट में खाली उसी कॉस्ट को तुम कंसिडर करोगे जो सिर्फ उस प्रोडक्ट की वजह से आ रही थी। समझ गए? क्लियर है? जो उस प्रोडक्ट की वजह से नहीं आ रही थी, जैसे कि अनअवॉइडेबल, उनको तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर होगी? क्योंकि उनको आना ही है, चाहे तुम बुलाओ मत बुलाओ। बात क्लियर होगी? दूसरी बात समझ लेना कि अगर तुम्हें मेक और बाय के अलावा कुछ लपड़ झपड़ अलग से दे रखी है, जैसे ये लपड़ झपड़ थी कि भैया ऐसा बाय करोगे तो ये होगा, ऐसे अर्निंग और आ जाएगी, समझ लो, तो उस टाइप के इनकम को और एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना। एक्सपेंसेस से तुम्हारा लॉस बढ़ेगा और इनकम से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या लॉस घटेगा। तो बस तुम्हारे पास नेट जो बच रहा हो, जिस कारण से मतलब जैसे बाय करने से नेट हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है तो मैं बाय करूंगा। क्लियर ही नहीं है? और अगर मेक करने से होता है तो मैं मेक करूंगा। बात क्लियर होगी? सीधा सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल फंडा है। क्लियर ही नहीं है? चलिए, तो ये था हमारा कुल मिलाकर क्या मेक और बाय। ये बात समझ में आ गई? बोलिए बड़ा पड़ता है हाँ या नहीं। ठीक है, आओ दूसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट, की फैक्टर। की फैक्टर, ठीक है ना? की फैक्टर का मतलब है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर, अभी लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बोलो हाँ। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, या आप ऐसा भी कह सकते हो शॉर्ट शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करूँ या की फैक्टर की बात करूँ या लिमिटिंग फैक्टर की बात करूँ तो वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये एग्जांपल्स हैं, क्लियर है? क्या हो सकते हैं? जैसे कि मशीन आर्ट्स, जैसे कि मशीन आर्ट्स, जैसे कि लेबर आर्ट्स, जैसे कि लेबर आर्ट्स, मशीन आर लेबर आर्ट्स। क्लियर ही नहीं है? जैसे कि मटेरियल। सर कहना क्या चाहते हो? देखो, कहना ये चाहता हूं कि मान लो कि मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूं, ए प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट। मान लो मैं 3 प्रोडक्ट बनाता हूं ए बी सी। ये बात समझ में आई? ठीक है? और मैं
मैं अपने एग्जाम्पल में इन तीन में से कोई एक ले रहा हूँ। सपोज मान के चलिए मटीरियल, मैंने मटेरियल की फैक्टर लिया, लिमिटिंग फैक्टर लिया, शॉर्ट सप्लाई है मटेरियल, मतलब मेरे पास मटेरियल कम अवेलेबल रहता है, पूरा अवेलेबल नहीं रहता है। बात करोगे सर और खरीद लो ना, नहीं खरीद सकते मान लो, ये मानना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। मटेरियल कम रहता है, अब कारण कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि भैया घर में जितनी दाल थी उतनी दाल मम्मी ने कुकर में चढ़ा के बना दी, लेकिन मम्मी ने बड़ी स्वादिष्ट दाल बनाई थी, बड़ा मजा आया था खाने में, पापा ने भी जम के खाई, मैंने भी खानी है, बहन को भी खानी है, मम्मी को भी खानी है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि पापा इतनी दाल खा गए कि मेरे लिए बड़ी कम बची। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। बहन के लिए तो और कम बची और माँ के लिए तो बची नहीं, हो सकता है ऐसा, ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन परिवार में फिर भी सबसे पहले खाने का मौका किसको मिला? पिताजी को मिला। क्यों मिला? अरे भैया सुबह उठेंगे, काम काज पे जाएंगे, दिन भर की टेंशन लेंगे, चलो कोई बात, इनको पहले दो, इनकी पूर्ति होनी जरूरी है, फिर बेटे को दी, फिर बहन को दी, फिर लास्ट में माँ। बात क्लियर होगी नहीं होगी? आप समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है सिचुएशन, ऐसा कंपनियों में भी होता है, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो मटेरियल का मतलब है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हमें लिमिटेड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। समझ गए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि ऐसे यूज करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले, हम ज्यादा से ज्यादा अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर है नहीं? अवेलेबल रिसोर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? होते रिसोर्स, हाँ ये ना। देखो एक छोटी सी बात बोल के चलता हूँ। देखो लिमिटेड रिसोर्स का मतलब बहुत प्यारा एग्जांपल है मेरे बेटा जी, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। जब मैं पढ़ता था ना ये कोर्स, तो मैं देखता था मेरे टाइम पर जब कितने महंगे महंगे टीचर्स होते थे, बट आई कांट अफोर्ड, मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत महंगे टीचर्स होते थे, ठीक है ना। 15-15 20-20 एक एक सब्जेक्ट की, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी के 25-25 हज़ार रुपये लगते थे, बहुत ज्यादा अमाउंट लगती थी। तो लेकिन नहीं था ना रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स था, पढ़ना था, जिगरा था, बनना तो है सीए में, लेकिन क्या 25 हज़ार की कोचिंग लेके ही सीए बनूंगा क्या मैं, या सीए में बनूंगा क्या मैं? नहीं, मैं तो वही पढ़ता था 2000-3000 वाली कोचिंग। बोलो हाँ, ये 4000 वाली। बस क्या होता था, जितना पढ़ता था अपने से मेहनत थोड़ी और ज्यादा करता। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, जितनी, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्लियर है। तो देखो मटेरियल, अब बताओ मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है, अब समझना मटेरियल लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब इसी मटेरियल से मुझे ए भी बनाना है, इसी मटेरियल से मुझे बी भी बनाना है, इसी मटेरियल से मुझे सी प्रोडक्ट भी बनाना है, मतलब ये कॉमन मटेरियल है जो हर जगह यूज हो रहा है, इन तीनों प्रोडक्ट में यूज होने वाला है। तो अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि बता मेरे बेटा कि तू ए बनाएगा, बी बनाएगा, सी बनाएगा, कैसे डिसीजन दोगे? तो सीधा सिंपल फंडा है सर, जिस प्रोडक्ट से मुझे ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा मैं वो प्रोडक्ट पहले बनाऊंगा, फिर मैं पकड़ूंगा नेक्स्ट बेस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है? पहले जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो उससे पकड़ूंगा, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन। बोलो हाँ, ये ना। तो यानी कि हम एक सीक्वेंसिंग, एक रैंकिंग टेबल बनाते हैं। यहाँ पर क्या बनाते हैं? एक रैंकिंग टेबल, कि पहले किसको बनाए, फिर किसको बनाए, फिर किसको बनाए। क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। और उसी रैंकिंग टेबल के ब्याह पर हम अपने प्रॉफिट और लॉस की गणना कर सकते हैं। हालांकि ऑब्वियस बात है लॉस की गणना नहीं करते, प्रॉफिट की गणना करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये बेस्ट रैंकिंग है, बेस्ट रैंकिंग है। वो तुम कोई और रैंकिंग लगाओगे ना तो तुम्हारा प्रॉफिट आने वाला नहीं, कम आएगा तो कम आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना हमने रैंकिंग देके निकाला है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो जो तुम निकालोगे वो बेस्ट रैंकिंग होगी, उससे प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम आएगा विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात? बाकी नहीं है। अब देखो इसी में ना क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे मैंने बोला, अब मटेरियल हमें प्रोडक्ट ए भी बनाना है, हमें प्रोडक्ट बी भी बनाना है, क्लियर नहीं है? और हमें प्रोडक्ट सी बनाना है। एक काम करते हैं, ए और बी ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा एग्जांपल लेके नहीं चल रहा है, ठीक है। ए और बी लेके चलते हैं, ठीक है। अब इधर देखो, मान लो, मान लो कि रॉ मटेरियल यहाँ लिखेंगे पहले सेलिंग प्राइस,
सपोज सेलिंग प्राइस है इसका 150 और मान लीजिए इसका सेलिंग प्राइस है 300, वेरिएबल कॉस्ट है 50, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन इसका निकला 100 और इसका निकला 200। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। ये तो यानी कि आपको अगर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो निकालना तो पड़ेगा। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। देखो, इसके 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 1 किलो माल चाहिए और इसकी 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 4 किलो माल चाहिए। ठीक है ना? डिमांड डिमांड 1000 यूनिट की डिमांड है और मान लो इसकी भी कितनी डिमांड है? 1000 यूनिट की डिमांड है। समझ गए? 1000 1000। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, 1000 यूनिट की डिमांड है। क्लियर है? और अब समझना, यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ लिखेंगे टोटल रिक्वायरमेंट। मैं आपको एक्चुअली क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाते हुए समझा भी रहा हूँ। टोटल रिक्वायरमेंट, तो देखो इसकी मार्केट में 1000 यूनिट की डिमांड है, मतलब मार्केट में 1000 से ज़्यादा की डिमांड नहीं है। 1 यूनिट बनाने में कितना चाहिए? 1 किलो माल। तो टोटल रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल, यहाँ चाहिए मुझे 1000 किलो माल और यहाँ कितना है? 1000 यूनिट की डिमांड है लेकिन चाहिए 4 किलो। 1 यूनिट के लिए 4 किलो तो 1000 यूनिट के लिए यहाँ चाहिए 4000 किलो माल। तो अगर मैं बात करूँ, टोटल जो है हमें 5000 किलो माल चाहिए। इस डिमांड को पूरा करने के लिए इतना माल चाहिए। बात क्लियर होती है? बट अफसोस अफसोस रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, चार्जर। अब बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब समझ में आया की फैक्टर क्या है? की फैक्टर का मतलब यह है कि जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे 5000 किलो माल चाहिए। बट अफसोस की बात यह है कि मेरे 5000 किलो है ही नहीं माल, मेरे को तो अवेलेबिलिटी कितनी है? 4000 किलो की है। अब सवाल ये आता है कि 4000 किलो से पहले किसको बनाओगे, ए को या बी को? पहले किसको बनाओगे? ए को बनाओगे या बी को बनाओगे? तो अगेन वही बात, जो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा हम उसको पहले बनाएंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ही ना? चलो अब देखो, यहां पर बेनिफिट कैसे निकालना है। कई बार बच्चे सोचते हैं इसको पहले बनाओ, इसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। गलत। कुछ कहते हैं इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसको बनाओ। गलत। ना तो हमें इसके बेस पर डिसीजन देना, ना हमें इस कंट्रीब्यूशन बेस पर डिसीजन देना। हमें डिसीजन देना है ऑलवेज फाइंड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। ऑलवेज फाइंड कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल की बात करते चलते हैं, यहां पर की फैक्टर क्या है? यहां पर की फैक्टर, यहां पर सर की फैक्टर रॉ मटेरियल, मतलब लिमिटेड रिसोर्स क्या है? रॉ मटेरियल। तो यहां पर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। आ जाओ कैसे? अब इधर देखो, यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, यहां लिखते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बताओ, ए से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 100 का। और बी से कितना आ रहा है? 200 का। या 100 का या 200 का। या लिखेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। यहाँ चाहिए 1 किलो, यहाँ चाहिए 4 किलो। पढ़ा था आपने? ठीक है। अब क्या करो,
यहाँ लिखो कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल यूनिट। क्या करोगे, अगर ये ए बोल रहे हो, इसे तुम बी बोल रहे हो, ये होगा ए बाई बी। 100/100 बटा 1 इज इक्वल टू 100। 200/4, 200 रुपये/4 इज इक्वल टू 50 रुपये। इसका मतलब पता क्या है, सुनो, इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं 1 किलो, सुनो, यहां पर आप बी को समझो पहले, सो बी ए अपने आप आ जाएगा। यहां पर मैं 4 किलो माल लगाता हूं, तो मेरा एक प्रोडक्ट बनता है बी का, और बी मुझे क्या दे रहा है, 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं 4 किलो बी में 4 किलो माल लगाता हूं, 4 किलो माल लगाता हूं, तो 1 यूनिट मिलती है और 200 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। मैं 4 किलो माल लगाता हूं तो मुझे 200 रुपए मिलते हैं। तो 1 किलो माल से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पैदा कर रहा हूं मैं बी में 4 ये करा मैंने, मतलब 4 किलो से 200 पैदा करूं तो 1 किलो से कितना पैदा करूं, 50। मतलब अगर मैं 1 किलो रॉ मटेरियल बी में लगाऊंगा ना, 1 किलो रॉ मटेरियल बी में लगाऊंगा ना, 1 किलो रॉ मटेरियल कहां लगाऊंगा, बी में लगाऊंगा ना, तो 50 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन पैदा करो, 50 रुपए पैदा करो। समझ गए, इट्स लाइक अ प्रॉफिट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है ना, मतलब 50 रुपए की अर्निंग करो, ऐसे मान लो। क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं वही 1 किलो यहां लगाता हूं तो 100 रुपए पैदा कर रहा हूं। तो बताओ, बताओ मेरे बेटा जी, कौन सा बेटर है। 1 किलो माल पहले कहां लगाऊं, इधर या इधर, इधर लगाऊंगा तो 100 रुपए पैदा करूंगा, इधर लगाऊंगा तो 50 रुपए पैदा करूंगा। बुद्धि लगा रहे बनिए, बुद्धि लगा। ठीक है, क्या क्या सर, रैंकिंग देंगे, रैंकिंग। सर अपन को आ गया, सर अपन को आ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर पहले हम ये बनाएंगे, पहले ए बनाएंगे फिर बी बनाएंगे। क्लियर ही नहीं है, तो सर फिर बी बनाई क्यों रहे, ए बना दो, ए नहीं, ए नहीं बना सकते, ए नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ए की डिमांड अनलिमिटेड नहीं है। अगर ए की डिमांड अनलिमिटेड होती तो मैं ए यही खींचता, समझ गए। लेकिन ए की डिमांड क्या है, 1000 यूनिट की। तो मैक्सिमम डिमांड तक काम करूंगा मैं, मैक्सिमम डिमांड तक, मतलब जब तक इसकी डिमांड है तब तक मैं ए बनाऊंगा। क्लियर है, ए की डिमांड 1000 है ना, तो 1000 यूनिट तक मैं ए बनाऊंगा। उसके बाद अगर मेरे पास रॉ मटेरियल बच रहा है तो उस बचे रॉ मटेरियल को मैं बी में यूज करूंगा। बात क्लियर हो गई। दूसरा ऑप्शन में ये तो रॉ मटेरियल बेकार पड़ा रहेगा। बोलो हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। आया कुल मिलाकर यहाँ पर हम एक शेड्यूल बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। आपको देखो, हो सकता है सेलिंग प्राइस दे रखा हो, उसमें माइनस कर देना वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यू यू हैव टू कैलकुलेट ना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही निकालना है। अगर कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा गिवन है तो मोजे ही मोजे, मोजे ही मोजिया, तो निकालना पड़ेगा। फिर निकालना पड़ेगा की फैक्टर रिक्वायर्ड। अब की फैक्टर क्या होता है, मशीन आर कितने चाहिए, लेबर आर कितने चाहिए, कि जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया रॉ मटेरियल कितनी चाहिए। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन निकालोगे, इसको बोल देना ए, इसको बोल देना बी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर ए अपॉन बी, एंड देन यू हैव टू गिव रैंकिंग। ऑब्वियस बात है, हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
ऑफ की फैक्टर गिव फर्स्ट रैंकिंग and then give second rank to next best one। समझ गए? क्लियर है? जिसका ज्यादा आ रहा हो उसको ज्यादा रैंकिंग दे देना, और ऑब्वियस बात है उसके बाद वाले को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग कर देना। क्लियर है? क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ की फैक्टर या सेल्स मिक्स, इस प्रोडक्ट को कितना बेचोगे। क्लियर है? ये प्रोडक्ट मिक्स भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स देखो, यहाँ पे आप लिखना अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लिखना प्रोडक्ट, जैसे हमारा प्रोडक्ट था प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। क्लियर है? यहाँ पे लिखना रैंक, रैंक आई थी हमारी, इसकी आई थी फर्स्ट, इसकी आई थी सेकंड। क्लियर है? ये मत कहना अच्छा ए की फर्स्ट ही आएगी, नहीं नहीं नहीं, इसकी फर्स्ट आई थी, इसकी सेकंड आई थी। क्लियर है? यहाँ पे लिख देना रॉ मटेरियल अवेलेबल, टोटल रॉ मटेरियल मेरे पे 4000 किलो ही अवेलेबल है, उसको मुझे दोनों में यूज करने का है। क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे लिखना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, यहाँ चाहिए 1 किलो और यहाँ चाहिए 4 किलो। ये बात समझ में आ गई? यहाँ लिखो डिमांड 1000 यूनिट की डिमांड है, और यहाँ पे भी 1000 यूनिट की डिमांड है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इधर देखना, अगर मैं पहली रैंकिंग के अकॉर्डिंग काम करूं, इधर देखना, अभी चेंजेस करूंगा टेबल में, ध्यान देना। अगर मैं पहली रैंकिंग के अकॉर्डिंग काम करूं तो मुझे बताओ मेरे ए प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, 1000 यूनिट, और ए यूनिट बनाने में मुझे कितना किलो माल चाहिए, 1 किलो माल चाहिए। तो 1000 इंटू 1 यानी कि 1000 किलो माल मेरा क्या यहाँ यूज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1000 किलो माल, 1 यूनिट चाहिए 1 किलो, तो 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, 1000 किलो माल। बोलो हाँ या ना? और 1000 किलो माल जब मैं यूज कर लूंगा तो मेरी 1000 की डिमांड पूरी हो गई। अब मैं ए नहीं बना सकता क्योंकि मैं इसकी डिमांड मैंने पूरी कर दी, जितने की रिक्वायरमेंट थी मार्केट में मैंने उतना माल दे दिया। बात क्लियर हो गई? अब कितना माल बच रहा है? क्या मेरे पास अभी और ऑप्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए? हाँ है, मेरे पे एक ऑप्शन और है, मैं प्रोडक्ट बी भी बना सकता हूँ। अब ए तो बना नहीं सकता क्योंकि ए की तो डिमांड पूरी होगी, लेकिन दूसरा ऑप्शन है मेरे पास बी। और भी ऑप्शन हो सकते हैं क्वेश्चन में, बट मैंने एग्जाम्पल में ए बी ऑप्शन ले रखा है। हाँ एक है, बी ऑप्शन है मेरे पे। तो चलिए बी की डिमांड है, एक्चुअल में बी की कितनी डिमांड है, 1000 यूनिट की डिमांड है उसकी भी। लेकिन अब देखो यहाँ पर कितना माल बचेगा यूज करने के लिए बी के लिए, 4 में से 1000 तो यूज हो गया, तो बचा कितना खाली यहाँ पर 3। बोलो हाँ ये ना? तो बी का यूज करने के लिए 3000 किलो ही बचा है हमारे पास। क्लियर ही नहीं है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिमांड फुलफिल। यहाँ तो मैंने पूरी 1000 यूनिट की ही डिमांड पूरी कर दी। बोलो हाँ ये ना? लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे कितनी पूरी कर पाया ये समझो, 3000 बटे 4, ये निकलेगा 750, 750 यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आई?
देखो 3000 किलो माल में कहाँ यूज करते हो, तो बी बनाने में, बी की 1 यूनिट बनाने में कितना चाहिए, 4 किलो माल, क्योंकि 4 किलो में 1 यूनिट बनती है, सीधा सीधा फंडा। देखो 4 किलो में 1 यूनिट बनती है, किसकी, बी की। तो 3000 किलो माल हमारे पास है जो बी में यूज कर सकते हैं। तो 3000 किलो में कितनी बनेंगी, 3000/4, 750 यूनिट। बोलो हाँ या ना। लेकिन देखो बी की डिमांड कितनी है, 1000 यूनिट की डिमांड है, लेकिन मैं डिमांड कितनी पूरी कर पा रहा हूँ, खाली 750। मतलब मैं 250 की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, मैं 250 की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट सप्लाई है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है मेरी बात। बाद में ये बनता है, और इसी के भी आप पर मेरे बेटा कई बार प्रॉफिट या लॉस की भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। क्लियर ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ प्रॉफिट कितना होगा, जैसे पूछ लिया, फाइंड प्रॉफिट इफ फिक्स कॉस्ट, इफ फिक्स कॉस्ट 1 लाख। तो आ जाओ अपनी कॉस्टिंग पे, आप लिखो तीसरी स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स से आने वाला प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ए से और बी से। देखो ए से तुम कितनी बना रहे हो, 1000 यूनिट, और बी की कितनी डिमांड पूरी कर रहे हो, 750 की। ए दे रहा था तुम्हें 100 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन, बी दे रहा था तुम्हें 200 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारे पास आया 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन ए से, और बी से आया 1.5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दोनों प्रोडक्ट को मिलाकर जो तुम पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो आया 2.5 लाख का। और इसमें से अगर मैं लेस कर दूं हमारी फिक्स कॉस्ट, जो कि 1 लाख दे रखी है क्वेश्चन में, तो मेरा निकल कर आएगा 1.5 लाख का प्रॉफिट। और ये याद है ना, ये जो प्रॉफिट है ये मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो हमने रैंकिंग दी है, जो हमने रैंकिंग दी है, उस रैंकिंग से जो हमने प्रोडक्ट मिक्स निकाला है, इस प्रोडक्ट मिक्स को अगर हम यूज करेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट आएगा, मैक्स है। कोई और रैंकिंग, कोई और प्रोडक्ट मिक्स लगा लेना, ये प्रॉफिट नहीं आने वाला है, लगा लेना। बताओ एग्जांपल, चलो ये भी ले लेते हैं। सपोज मैंने बोला ना ये मैक्स है, सपोज मान लो, नहीं बराबर बराबर नहीं बांट सकते आप, यहाँ पर आपको क्योंकि 1000 के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ले लो आप एक तरीके से, अगर हम यहाँ पर 500 ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारे बचेगा 3.5/4। ठीक है, यहाँ पर ले लो एक तरीके से आप 500 यूनिट, मतलब एक तरीके से 500 किलो माल यूज हुआ, ठीक है ना। बाकी 4000 में से 3500 किलो माल यहाँ यूज हुआ, डिवाइडेड बाई 4। तो एक तरीके से 875 यूनिट तुमने ये बनाई। तो 50,000 किलो ये हुआ, 875 इंटू 200, 175 ये हुआ, समझ गए ना। याद है ना, कुछ भी मत ले लेना, तभी आप सोचो कि कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि याद ना फैक्टर लिमिटिंग है, 4000 किलो माल है, और डिमांड, फैक्टर और डिमांड क्लियर ही नहीं है। तो ये तुम्हारा बैठेगा 225, लेस करो फिक्स कॉस्ट, देख लो क्या रहा है, 1,25,000 आया, नहीं आया इससे कम, ये मैक्स है, मैक्स है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरीके से यूनिट को लेना, कुछ भी ले लो, लेकिन लेना इस तरीके से कि 4000 किलो माल लगे, तो मैंने 500 किलो में 500 यूनिट ये बना दी, बाकी 3500 किलो में मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4 करके 875 ये बनाई। और देखो डिमांड के अकॉर्डिंग चला, मैंने 1000 से ऊपर नहीं लिया, तो 1000 लूंगा मैक्सिमम, क्योंकि डिमांड 1000 यूनिट की है। ये समझा मेरी बात। तो दो चीज दिमाग में रख के यूनिट लेना, कुछ भी लिया मैंने, लेकिन
आप देख लो प्रॉफिट मेरा क्या है, कम आया है, बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स निकलता है ये। बात क्लियर है मेरे बच्चे? आया? बोलिए। ठीक है, आ जाओ। देखो एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन और आते हैं, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। फाइंड कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। फाइंड फाइंड कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। फाइंड कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस। फाइंड पॉइंट कॉस्ट इंडिफरेंस। देखो कॉस्ट इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब है कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। इंडिफरेंस का मतलब है कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। क्लियर ही नहीं है, कॉस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। आप मेरे पास समझ पा रहे हैं? ठीक है, कॉस्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। मतलब ये कहां पर आते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास दो प्लांट है, मतलब दो मशीनें हैं हम पे। ठीक है, दो मशीनें हैं, कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है, ऑफ कोर्स तभी होगा, सेम मशीनें नहीं होंगी। दो मशीनें हैं, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, एक कम प्रोडक्ट बना सकती है और एक ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकती है, बट दोनों की लागतों में अंतर है। दोनों की लागतों में अंतर क्या है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में लागत है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में लागत है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है ना, मतलब ये बता रहा हूं कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट बनता कहां पर है? जहां पर एक की फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है और एक की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है, वो कहलाता है, वहीं पर ही ये पॉइंट डिस्कस होते हैं। क्लियर ही नहीं है? वहीं पर ही ये पॉइंट डिस्कस होते हैं, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। क्लियर ही नहीं है? तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसी कितनी यूनिट बनाई जाए मशीन 1 से या मशीन 2 से कि कॉस्ट में कोई डिफरेंस ना रहे। दोबारा बोलूं कि मेरे दो मशीनें हैं, दोनों की कैपेसिटी अलग है, दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग है। कॉस्टिंग अलग अलग मतलब है एक की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और एक की वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। अब एग्जांपल बनाएंगे, चिंता मत करो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? एक की फिक्स ज्यादा है और एक की वेरिएबल ज्यादा है। अब सवाल ये कॉस्ट डिफरेंस का मतलब है कि किस यूनिट कितनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने पे, कौन सी यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे जहां पर दोनों की लागत सेम आ जाएगी, कॉस्ट कोई कॉस्ट में डिफरेंस नहीं रहेगा। आ जाओ फटाफट से एग्जांपल को कवर करते हैं। देखो मान लो एक है मशीन 1, एक है मशीन 1 और मशीन 2। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट। मशीन 1 से मेरी फिक्स कॉस्ट आती है 1 लाख की, मशीन 2 से मेरी फिक्स कॉस्ट आती है 1.5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट। मशीन 2 से मेरी फिक्स कॉस्ट आती है 40 की, मशीन 1 से सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आती है 50 की। अब देखो एक की ये ज़्यादा है और एक की वेरिएबल ज़्यादा है। आपको सब दोनों मतलब अगर ऐसे ना तो ये कम है बेटा, ऑब्वियस बता, अगर ये दोनों ही, अगर ये मशीन दोनों ही लागत मेरी कम दे रही होगी ना अगर मशीन ये दोनों ही लागत कम दे रही होगी तो मैं इसी ऑप्ट करूँगा ना, मैं मशीन 2 लगाऊंगा ही क्यों? आप मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझे? क्लियर ही नहीं है? अगर कोई मशीन दोनों ही लागत कम दे रही है तो फिर मशीन 2 किस काम की है? वो तो हटा ही दो ना, फिर तो मशीन 1 ही पकड़ेंगे हम। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब कह रहे हैं कि फाइंड मशीन सॉरी फाइंड कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर दोनों मशीनों से निकाली गई लागत सेम आएगी? दोनों मशीनों से निकाली गई लागत सेम आएगी,
ऐसे कौन सा वो है बेसिकली। देखो यहाँ पर सिंपल क्या होता है, आप ये देखो, आप ये देखना यहाँ पे कितनी इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये चेंज देखो चेंज, यहाँ चेंज हुआ 50,000 का और यहाँ चेंज हुआ 10 रुपए का। बोलो हाँ या नहीं? तो कॉस्ट इन डिफरेंस निकालने का सीधा तरीका पता क्या है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसे सर समझाना, देखो आप उसको इस तरीके से समझो, अब फॉर्मूला मत देखो, आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं मशीन 1 से मशीन 2 पे जाता हूं तो मेरी लागत बढ़ जाती है 50,000 रुपये, ये इंक्रीमेंट हो जाता है मेरी लागत में, ये इंक्रीमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं मशीन 1 से मशीन 2 की तरफ भगता हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट ये मेरी सेव हो जाती है पर यूनिट। बात करो गई, अगर मैं मशीन 1 छोड़ के मशीन 2 खरीदूंगा तो 50,000 की फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ गई, लेकिन मशीन 1 से मशीन 2 पे जाऊंगा तो 10 रुपए पर यूनिट की मेरी वेरिएबल कॉस्ट बच गई। तो मैं तुमसे सवाल पूछता हूं कि 50,000 को कवर करने के लिए मुझे कितनी और यूनिट चाहिए 10-10 रुपए के अकॉर्डिंग। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 10 रुपए से कवर होती है एक यूनिट, 10 रुपए कवर करती है एक यूनिट, तो 50,000 रुपए कितनी यूनिट कवर करेंगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 10। अब देख लो 50,000 क्या है चेंजिंग कॉस्ट, चेंजिंग फिक्स कॉस्ट, और 10 रुपए क्या है चेंज इन वेरिएबल। आया नहीं आया, 50/10 यानी कि क्या निकल गया 5,000 यूनिट, यानी कि यानी कि 5,000 यूनिट अगर बनाऊंगा, 5,000 यूनिट बनाऊंगा इंटू 10 तो 50,000 रुपए मेरे पे सेव हो जाएंगे और 50,000 ये खड़े हो जाएंगे। अब देखो 5,000 बनाऊंगा तो 5,000 इंटू 10 कितना हो 50,000 मेरे पे सेव हुए और खर्च एक्स्ट्रा कितना हो 50,000 हुआ, तो इफेक्ट कितना है 0। बात क्लियर हो गई, ये कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब पॉइंट ये है कि अगर मैं 5,000 यूनिट M1 से बना लूं, 5,000 यूनिट M2 से बना लूं, ये समझो 5,000 यूनिट इससे बना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि इससे तो लागत कम आई रही थी, इससे हमने कवर कर ली 5,000 से, क्लियर ही नहीं है। अब देखो कैसे M1 M2, बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट इसकी 1,00,000 और इसकी 1.5 लाख। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपये इंटू 5,000, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपये इंटू 5,000, यूनिट सेम बन रही है, कितना हो गया, ये आ गया 2.5 लाख, 5×5 = 25 और आगे 4×5 = 2 लाख। तो बताओ कितना हुआ ये, यहाँ से टोटल लागत कितनी आई 3.5 लाख रुपए, और यहाँ से कितनी आई 3.5 लाख रुपए। आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉस्ट इन डिफरेंस, कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, मतलब मैं 5,000 M से बनाऊं मशीन 1 से बनाऊं मशीन 2 से बनाऊं लागत मेरी सेम आ रही है। अब सवाल ये है, यहाँ पे पूछा क्या जाता है, यहाँ पे पूछा ये जाता है कि हम 6,000 बनाना चाहते हैं तो बताओ कितनी यूनिट बनाए, हम 5,000 बनाना चाहते हैं तो बताओ कितनी बनाए, क्लियर ही नहीं है। तो देखो इफ वी प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स, अगर हम 6,000 यूनिट बनाना चाहते हैं तो कौन सी मशीन बेटर है, तो देखो बेटर तरीका तो यही है
फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड 1,00,000 और ये 1,50,000। वेरिएबल निकालो 6,000 इंटू 50, क्योंकि 6,000 बनाना चाहते हो, और यहाँ 6,000 इंटू 40, तो 4×6 = 24, 6×5 = 30। यहाँ लागत कितनी है 4,00,000। अगर M1 से बनाओगे और M2 से बनाओगे तो तुम्हारी कितनी आ रही है 2,90,000। तो अगर देखा जाए तो M2 तुम्हें कम लागत दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज मशीन नंबर 2 फॉर मैन्युफैक्चरिंग 6,000 यूनिट्स। आसान भाषा में बोलूं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग 6,000 यूनिट, आसान भाषा का मतलब है मोर देन indifference point, that is 5,000 यूनिट। मतलब अगर तुम 5,000 से ज्यादा यूनिट बनाना चाहते हो, 5,001, 5,002, 5,003, 5,500, 5,600, 700, 1,000, 7,000, 5,000 से ज्यादा बनाना चाहते हो ना, मशीन 2 ही प्रेफर करना, मशीन 2 ही प्रेफर करना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? लेकिन if we produce 4,000 यूनिट, अब मैंने इंडिफरेंस नीचे कर दिया, समझिए मेरी बात? तो कौन सी मशीन, M1, M2, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स तो फिक्स ही रहेगी, वेरिएबल कितनी हो जाएगी 4×50, 4×40, तो 4×5 = 20, 2,00,000, 4×4 = 16, एक साथ क्या है मेरा 3,00,000, और ये आएगी बेटा निकल के मेरी 3,10,000। अब बताओ लागत कहाँ आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है M1। अब M1 में लागत कम है, यानी कि क्या निकला डिसीजन, वी शुड यूज M1 फॉर मैन्युफैक्चरिंग 4,000 यूनिट्स, यानी कि लेस देन indifference point, that is 5,000। आ गया? मतलब क्या समझे, अगर 5 से ज्यादा, 5 से जितना ज्यादा, 5 से ज्यादा बनाओगे तो M2, 5 से कम बनाओगे तो M1। क्लियर है सर? इसका कोई रामबाण इलाज बता दो ना, सीधी कहानी, सीधी कहानी। इंडिफरेंस से ज्यादा, ज्यादा फिक्स कॉस्ट, मोर देन indifference point, use higher fixed cost। क्लियर है? लेस देन indifference point, यहाँ पे एक वर्ड लगा देते प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है कम है, इंडिफरेंस पॉइंट तो कम है, यूज लेस फिक्स कॉस्ट। आप समझिए मेरी बात? मतलब अगर तुम इंडिफरेंस से ज्यादा बनाना चाहते हो तो जिस मशीन की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उसको यूज करना, ये लिखा मैंने। और अगर इंडिफरेंस से कम बनाना चाहते हो तो जिस मशीन की फिक्स कॉस्ट कम है उसे यूज करना। आया नहीं आया? सबसे बढ़िया तरीका बता दिया रामबाण इलाज। हाँ जी बेटा, अब आगे चलते हैं और बाकी बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, ठीक है? अब जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करें। देखिए अब जो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है
कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। आपको देखो पता लग ही रहा होगा स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या है। देखो स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर स्पेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में? नहीं, खाली, खाली मतलब एक तरीके से वो कैपेसिटी जो अभी यूज में, जो अभी यूज में नहीं है, वो कैपेसिटी जो अभी यूज में नहीं है वो हमारी स्पेयर कैपेसिटी कहलाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सपोज मान लो कि हम कोई प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं, क्लियर ही नहीं है? प्रोडक्ट एक्स को बनाने में ये हमारा प्लांट है, क्लियर ही नहीं है? ये हमारा प्लांट है, प्लांट कह लो, मशीन कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारा प्लांट है, क्लियर ही नहीं है? इस प्लांट में ये मान लो खाली इतनी ही कैपेसिटी यूज हो रही है, यूज्ड कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स, बट ये यूज नहीं हो रही है, अनयूज्ड कैपेसिटी, अनयूज्ड कैपेसिटी। अब जैसे मान लो कि ये प्लांट जो है 10,000 यूनिट बना सकता है, लेकिन प्रोडक्ट एक्स की जो डिमांड है, जो डिमांड है वो 8,000 की है, 8,000 मतलब जब 8,000 यूनिट की ही डिमांड है तो उतनी ही डिमांड को पूरी करेंगे। तो यानी कि 8,000 यूनिट की डिमांड को पूरा करने के लिए खाली इतनी ही कैपेसिटी यूज हो रही है, ये 2,000 यूनिट हमारी खाली पड़ी है, मतलब हम और 2,000 यूनिट बना सकते हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो ये जो कैपेसिटी कहलाती है इसको ही हम बोलते हैं स्पेयर कैपेसिटी। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा? आपको क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ऐसे मिलेगा, देखो कि किसी ने बाहर से आपको एक एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है, मतलब डिमांड बढ़ती नजर आएगी क्या? अभी तो क्या था, अभी कैपेसिटी क्या थी हमारी? कैपेसिटी ज्यादा थी और डिमांड क्या थी हमारी? कम थी। ऐसा था या नहीं था? अब डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। बात क्लियर हो गई? डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इसमें क्या है, कैसे बढ़ती हुई नजर आएगी कि आपको या तो बोलेगा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला बाहर से, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला बाहर से, किसने ऑर्डर दिया भैया 2,000 यूनिट चाहिए, दे दोगे? 2,000, 1,500, 1,000, 500, मतलब कुल मिलाकर तुम ये तो फुलफिल कर ही रहे हो, पहले से बिक रहा है 8,000 यूनिट तुम्हारा। अब 2,000 और बिक जाए तो क्या बुराई है? 2,000 और बिक जाए, 2,000 बिक जाए मतलब 8,000 के ऊपर 500, 1,000, 1,500, 2,000 बिक जाए, जितनी कैपेसिटी वो अपनी। अब तो हम जहां 80% पे काम कर रहे थे 20% और हमारी यूज हो रही कैपेसिटी, क्या तो क्या बुराई है? या फिर ऐसा हो सकता है कोई न्यू प्रोडक्ट मांग रहा हो, क्लियर ही नहीं है? न्यू प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, सुनो मेरी बात, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के साथ मांग रहा हूं नया प्रोडक्ट कि भाई ऐसा नहीं, हमें ऐसा करके दे दो। तो यानी कि आपको या तो बिल्कुल ही डिफरेंट, मतलब एक तरीके से क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट मांगा जा रहा है, कोई बिल्कुल नया क्लाइंट आया और कस्टमाइज बेस पे अपना एक प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है आपसे, तो वो आपके लिए हो जाएगा। मतलब आप इतनी कैपेसिटी तो अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो, मतलब ऐसा मान लो कि जनरल प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो, बोलो आए ना। बाकी ये स्पेयर कैपेसिटी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, या बाहर से कोई ऑर्डर आया एक्सपोर्ट करने का तो ये कैपेसिटी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस कोटेड, व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस quoted for use of spare capacity। स्पेयर कैपेसिटी को यूज करने के लिए आप सामने वाले ग्राहक से, आप सामने वाले एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले बंदे से, या जो कस्टमाइज बेस पर नया प्रोडक्ट मांग रहा है उससे कितना प्राइस चार्ज करोगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब सवाल आता है कितना। देखो मैं सीधी सीधी बात बता के चलता हूं, देखो
यहाँ पर एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मान के चलिए सिंपल एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, मान के चलिए कि प्रोडक्ट बनाने में हमें मटेरियल लगता है हमारा 100 रुपये का, लेबर लगती है हमारी 150 रुपये की, वेरिएबल ओवरहेड लगता है हमारा 50 रुपये का, जैसे ऊपर लिया था एग्जाम्पल। तो कुल मिलाकर 300 रुपये का हमारा क्या आ रहा है मेरे बेटे जी, वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ रही है। और हमारे प्लांट की जो फिक्स कॉस्ट है, हमारे प्लांट की जो फिक्स कॉस्ट है वो 10,000 यूनिट्स, सॉरी 10,000 रुपीज़ है। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या नहीं, क्लियर है? मतलब हम 8,000 यूनिट बना रहे हैं, सुन लो मेरी बात, 8,000 यूनिट बना रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बैठ रही है हमारी, वेरिएबल कॉस्ट बैठ रही है हमारी 8,000 इंटू 300, 8,000 इंटू 8,000 है ना, सॉरी 8,000 इंटू 300, तो ये तुम्हारा बैठ गया 24 लाख रुपए। क्लियर है? ये है। अब सपोज मान लो कि यहां पर बोल दिया गया कि सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा नहीं ले रहे, सेलिंग प्राइस जो है वो ले लेते हैं ज्यादा नहीं 310 रुपये। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 800 से, सॉरी 8,000 से, तो ये मेरा बैठेगा 310 मल्टीप्लाई 8,000, ये मेरा बैठेगा 24,80,000। तो यानी कि बात करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा निकलेगा इस सिचुएशन में जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वो 80 का है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की जाएगी, तो यानी कि हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 70,000 का प्रॉफिट आ रहा है। ये बात समझना जरा, बात समझने में समझाने के चाह रहा हूँ। ये वो लेवल है जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, जितनी कैपेसिटी हमारी यूज हो रही है। अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया कि 2,000 यूनिट, एक्सपोर्ट का ऑर्डर 2,000 यूनिट हमें बिक दे, यानी कि अब मैं 2,000 यूनिट का उससे कितना अमाउंट चार्ज करूंगा। तो ऑब्वियस बात है, सबसे पहले अमाउंट चार्ज करने से पहले हम क्या देखते हैं कि मैं पैसा लगाऊंगा कितना, मेरा खर्चा कितना आएगा। तो ऑफकोर्स सीधी सीधी बात है भाई, मेरा खर्चा क्या आएगा, सिंपल, फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिनिमम अमाउंट 40, जो मिनिमम अमाउंट हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब इससे नीचे अमाउंट देगा तो हम एक्सपोर्ट का ऑर्डर रिजेक्ट मार देंगे, भाई हम दे ही नहीं रहे। बात करो भाई, तो मटेरियल भैया 1 यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल आएगा ही आएगा, तो वो चाहिए चाहिए, लेबर आएगा ही आएगी, वेरिएबल ओवरहेड आएगा ही आएगा, तो टोटल अमाउंट कितना है 300। फिक्स्ड नहीं लेना, फिक्स्ड नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि फिक्स तो देखो, फिक्स को पढ़ने का फिर वही तरीका है, फिक्स तो पहले से ही हम कवर करके बैठे हो, कहां से 8,000 थे, तो यहां से कवर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ फिक्स कॉस्ट मत लिखना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मतलब यहां पर इंटू 2,000 करके अगर मैं बोलूं तो मैं टोटल 6 लाख रुपए की डिमांड करूंगा 2,000 यूनिट के लिए, और 300 रुपए, दैट इज 300 रुपए पर यूनिट डिमांड करूंगा, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, कि भाई तू कम से कम इतना दे दे कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, बस बात खत्म। फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करी क्योंकि वो तो ऑलरेडी कवर हो रही है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो यानी कि क्या सीखा, अगर ऐसा एक्सपोर्ट स्पेयर कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है तो हमारी अनयूज कैपेसिटी को वो यूज कर रहे हैं, तो यानी कि फिक्स कॉस्ट हम यहीं से कवर कर रहे हैं अपनी, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ से कवर मत करो। तो कहते हैं मिनिमम कितना लोगे, हम मिनिमम लेंगे कम से कम हमारी वेरिएबल कॉस्ट, और सामने वाला बंदा अगर हमें इससे ज्यादा दे दे 305, 310, 312, ये तो और मजे की बात हो गई हमारे लिए। क्यों, हम ब्रेक इवन में तो आ चुके थे ना पहले से ही, फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, ब्रेक इवन आ चुका, हम तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे काम कर रहे हैं इस वक्त। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब तो मार्जिन, अब यहाँ से अगर हमें एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं कमाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि अगर मिनिमम मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो मैं अपना प्राइस बेच दूंगा, चाहे वो नया प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ कस्टमाइजेशन बेस पे या फिर वो एक्सपोर्ट ऑर्डर, मिनिमम मुझे इतना चाहिए, है ना? ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम प्राइस चार्ज फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर ₹300,
रुपीज 300 and higher the it is, sorry, higher the price, better it is. और प्राइस अगर बढ़ गया इससे तो हमारे तो और मजे की बात है, एक्सेप्ट करेंगे करेंगे, क्यों मना करेंगे, क्लियर है। लेकिन याद रखना, डोंट एक्सेप्ट, डोंट एक्सेप्ट ऑफर प्राइस बाय क्लाइंट लेस देन 300। समझ गया ना, 300 से नीचे का रेट देखो तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, क्लियर है। लेकिन फिर भी ना कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि 300 से नीचे में क्या होता है कि एक्सेप्ट हो जाता है, क्यों, फिर वहां पे नॉन मॉनेटरी फैक्टर काम करते हैं। बात क्लियर हो गई। अभी तो हमें फिगर देख के काम करना है, तब नॉन मॉनेटरी फैक्टर काम करते हैं कि भाई अगर नॉन मॉनेटरी फैक्टर, मैंने बोला ना अगेन इतने बड़े हैं कि जो हमें भविष्य में फायदा दे सकते हैं, और इस तरीके का फायदा देंगे कि जहां हम जो अभी हम लॉस झेल रहे हैं वो भविष्य में कमा लेंगे, तो हम बिलो 300 जा सकते हैं सिर्फ नॉन मॉनेटरी फैक्टर को लेके। जैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर है, आप समझ पा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर में नॉर्मल लोग कई बार बिलो चले जाते हैं, क्यों, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, मेरी कंपनी एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएगी, आप समझ, मैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आऊंगा, मैं अदर बेनिफिट्स ले सकता हूँ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। इस तरीके से बातें कई बार हो जाती हैं। आया नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। लेकिन देखो बात क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो बताइए मिनिमम प्राइस कितना होगा स्पेयर कैपेसिटी में, स्पेयर कैपेसिटी मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इसी में देखो एक एग्जांपल और बनाता हूं, सुनो, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लो ये हमारा जो प्लांट है ये 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, क्लियर ना, वर्किंग एट 100% कैपेसिटी, दैट मीन्स वी प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स। ऊपर वाले से थोड़ा रिलेशन निकालते हुए कि पूरा 10,000 यूज हो रहा है, और फिर कहते हैं कि आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है मान लो 1,000 यूनिट्स का, कितनी यूनिट का, 1,000 यूनिट का। व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस चार्ज, व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस चार्ज फॉर सच ऑर्डर, व्हाट शुड बी मिनिमम प्राइस चार्ज फॉर सच ऑर्डर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्लियर है। जैसे मैंने सेलिंग प्राइस कितना लिया था 310 माइनस वेरिएबल कॉस्ट में बताइए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कितने थे ये, 100, 150, 50। तो यानी कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था पर यूनिट वो कितना आ रहा था, 10 रुपये। बोलो हाँ या नहीं। अब तुम सोचो क्या मेरा ये कहना सही रहेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट दैट इज ₹300। ऊपर वाले का आंसर लिख दिया मैंने कि 300 रुपये ले लो मिनिमम एक्सपोर्ट ऑर्डर में, जैसे ऊपर था 300 रुपये ले लो मिनिमम। क्या ये मेरा कहना सही रहेगा, इज दैट राइट प्राइस, क्या ये सही प्राइस मैंने चार्ज किया है, फटाफट दे,
क्या मेरा ये कहना बिल्कुल, ये जो मेरी कथनी है बिल्कुल करेक्ट है, सही है, ऐसा कर दिया जाए क्या? मुझे बताइए, बोलो। तब पता क्या होगा, ये में भैया बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलेंगे, भैया ऐसा है सुनो कि आप तो ऑलरेडी अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, आपका तो कोई स्पेयर कैपेसिटी है ही नहीं। बोलो, आपका तो माल आपके लोकल मार्केट के अंदर बढ़िया बिक रहा है, आप तो पूरा पैसा कमा रहे हो, क्लियर ही नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप लोकल मार्केट में 10 की जगह 9 बेचोगे और 1000 एक्सपोर्ट करोगे, बोलो हाँ या ना, तो 1000 एक्सपोर्ट करने से जो आप लोकल मार्केट में कमाते कंट्रीब्यूशन 1000 इंटू 10,000 कमाते, वो नहीं कमा पा रहे, यानी कि आपकी कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब अगर आप लोकल मार्केट में बेचते तो आप कमाते, लेकिन अब आप नहीं कमा पा रहे, आपका नुकसान हो रहा है, बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। तो यानी कि जो 300 रुपए का जो प्राइस आप बोल रहे हैं, ये 100% गलत है, रॉन्ग अमाउंट है ये हमारी। यहां पर हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे मिनिमम प्राइस दैट वी विल चार्ज, कि भाई हम कितना लेंगे। हम बोलेंगे देख भाई, तेरे प्रोडक्ट को बनाने में अपनी जेब से क्या लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, प्लस जो मेरा कंट्रीब्यूशन में गवाता यहां से वो मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि मैं माल तेरे को दे रहा हूँ, लोकल मार्केट में तेरे को दे रहा हूँ, तो जो मैं यहां से कमाता मैं तेरे से कमाऊंगा। तो कुल मिलाकर मैं 300 रुपए की वेरिएबल प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन पर 10, मैं तुमसे 310 ही चार्ज करूंगा। कुल मिलाकर ये समझ लो, जो मैं इधर चार्ज करता 310, वही मैं तुमसे चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा माल 310 पर बिक रहा है, तू ले या मत ले, तू ले या मत ले, मेरा माल 310 में मेरा लोकल मार्केट बिक रहा है, मेरी पूरी कैपेसिटी यूज हो रही है, मैं अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हूं एक तरीके से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो अगर तू माल मांगेगा तो मुझे इसमें से नहीं, मुझे अपनी लोकल मार्केट का माल कम करके तेरे को देना पड़ेगा, सही बात ये नहीं है, तेरे को देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जो प्राइस में लोकल मार्केट में चार्ज करूँ वो तेरे को भी देना है, बात खत्म हो जाती है। मैं इस नीचे नहीं जाने का हूं, मैं क्यों अपना नुकसान करूंगा, समझे? बोले बराबर दे हाँ ये ना, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बोलिए, बतलाइए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे बेटे किस चीज का, हमारा स्पेयर कैपेसिटी का। अब आते हो फटाफट से किसके ऊपर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ पीपीसी कर, है ना, कहाँ पर पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक्स में कक्षा 12वीं में पढ़ा था, वहां पर आपकी टीचर ने, इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने पढ़ाया था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को लेने के लिए जो सेकंड बेस्ट तुम छोड़ देते हो, नेक्स्ट वन बेस्ट जो तुम छोड़ देते हो, वही तुम्हारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वही क्या है, वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बोलो हाँ या ना। एक बेनिफिट को लेने के लिए जो तुम दूसरा बेनिफिट छोड़ते हो, वही तुम्हारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्लियर है ही नहीं है? बोलिए हाँ या ना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करके चलते हैं, सपोज आपका अगेन कोई प्रोडक्ट है एक्स, इस प्रोडक्ट को लेने वाले 3 कस्टमर आ गए तुम्हारे पास, 3 ऑफर आ गए। कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3। देखो जी, मान लो ये तुम्हारा कस्टमर ए, ये तुम्हारा कस्टमर बी, ये तुम्हारा कस्टमर सी, समझ गए? ये 3 कस्टमर हैं। कस्टमर ए कह रहे हैं कि तेरा प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तेरा प्रोडक्ट मेरे को ही मांगता है,
मैं तेरे को देगा इसका 500 रुपया, सपोज मान लो एग्जाम्पल है, नीलामी चल रही है, कस्टमर बी कह रहा है मैं तेरे को देगा 650, सी कह रहा है मैं तेरे को देगा 700 रुपया। बोलो मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ कौन सा, अगर 3 ऑफर तुम्हें मिले हुए हैं तो बेस्ट वन कौन सा लोगे? सपोज मान लो कि तुम्हारी शादी है, शादी के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता आया है, एक एमबीए है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किससे शादी करना पसंद करोगे? चूज बेस्ट वन, बोलो क्या बेस्ट वन? तो मैं अगर मेरा प्रोडक्ट एक्स इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है, मतलब मेरे प्राइसेस आए हुए हैं, ऑफर मेरी मेरी डिस्कशन इस पे है, क्लियर है? मैं इसको 500 में दे सकता हूँ, इसको 650 में, इसको 700 में, क्लियर ही नहीं है? तो मैं कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करूंगा जहां मुझे ज्यादा मार्जिन आ रहा है? ये महंगा खरीद रहा है मेरे से, मैं इस सी को बेचूंगा, क्लियर ही नहीं है? आप समझ पा रहे मेरी बात? क्लियर ही नहीं है? तो यानी कि आपने सी को पकड़ने के लिए छोड़ा किसको? आप कहेंगे ए और बी को, नहीं, नेक्स्ट बेस्ट वन को। तो ऑब्वियस ही बात है, नेक्स्ट बेस्ट वन क्या है? बी। आप मेरे पास समझे? तो आप बोलेंगे फॉर ऑप्टिंग फॉर ऑप्टिंग सी एट द रेट रुपीज 700, वी सेक्रीफाइस CB at the rate 650. It means CB यानी कि 650 is opportunity cost, is opportunity cost, is opportunity cost for customer C। मतलब ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया ही नहीं आया? लेकिन कोई तुमसे पूछे कि सी ए और सी बी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सपोज मान लो इफ वी ऑप्ट if we opt कस्टमर ए, कोई हो सकता है कारण, हमने ऑप्ट कर लिया कस्टमर ए, हमने ए को ऑप्ट करने के लिए किसको छोड़ा? याद रखो नेक्स्ट बेस्ट वन, टू ऑप्ट फर्स्ट बेस्ट वन। समझे मेरी बात को? क्लियर नहीं है? तो सी ए को छोड़ने के लिए, भाई तुम पे तो ऑफर सी का भी था, तुमने ए को ऑप्ट करा, तो ए के लिए तुमने किसको छोड़ा? बेस्ट वन ये था हमारे लिए, ये नहीं अब ये था। तो और कोई मुझे, तुमने बी को ऑप्ट करा तो बी के लिए भी क्या था? नेक्स्ट बेस्ट वन यही था। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इफ वी ऑप्ट सी ए और या सी बी एट द रेट 650, then we sacrifice CC at the rate 700। अगेन मैं बोलूंगा, इट मीन्स CC at the rate 700 is opportunity cost for CA and CB। समझे? चाचा होता क्यों नहीं है ये, मन मर्जी से चलता है लैपटॉप भी। क्लियर है? तो हम ऐसे कह सकते हैं ना क्या?
क्या कह सकते हैं बच्चे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में? फॉर ऑप्टिंग फर्स्ट बेस्ट वन ऑप्शन, वी ऑलवेज sacrifice next best one option. It means, in other words, next best one is a opportunity cost for first best one. डन? क्लियर है? ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ concept of merge plant. Concept of merge plant. देखो, इसमें ज्यादा दिमाग मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत आसान है. कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज प्लांट. मान लो एक कंपनी है, उसके अलग अलग लोकेशन में अलग अलग फैक्ट्रियां हैं. सपोज फैक्ट्री की प्लांट, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3. और ये अपने अपने एरिया में अपनी अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. सपोज ये खाली 40% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, ये 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, ये 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है. बात क्लियर हो गई? तो तुम्हें क्या दे रखा होगा, समझना, तुम्हें क्या दे रखा होगा, इनकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होगी, और इनकी फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी. वेरिएबल मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड. तुम्हें ये दे रखा होगा क्वेश्चन में. तुमसे पूछा जाएगा कि फाइन कंपनी कैपेसिटी एज अ होल, पूरी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है. आप समझ रहे हो? कंपनी के 3 प्लांट हैं अलग अलग लोकेशन में, और तीनों अलग अलग कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर फुल कैपेसिटी पे काम हो तो कंपनी की फुल कैपेसिटी कितनी है. क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से अगर इन तीनों प्लांटों को मिला दिया जाए तो P1 प्लस P2 प्लस P3 को मिलाकर, मतलब मर्ज करके 100% कैपेसिटी क्या होगी, ये बताओ. ये है नॉर्मल क्वेश्चन. क्लियर नहीं है? 100%. तो कई बार क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं सीधा, अच्छा जोड़, अरे जोड़ नहीं तो है जोड़. ठीक है, ऐसा मत करना. P1 P2 P3 जोड़, ऐसा नहीं, नहीं करना है ऐसा. गलत गलत के बम्बोले, नाना जी के टंटोले, ऐसा नहीं करने का बिल्कुल भी. ऐसा करने का सर बताओ ना, आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे कहां करते थे, फ्लेक्सिबल बजट में करते थे. 40% का 100% बनाने का, 70 का 100 बनाने का. और ये शायद 60 था, 60 का भी क्या बनाने का, 100 बनाने का. समझे? तो क्या करोगे,
कन्वर्ट इनटू 100% कैपेसिटी। हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी। भाई तीनों को 100% पे लिया तभी तो 100% पता लगेगा हमें, बात खत्म हो जाती है। अब 100% पे लाने के लिए क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज। भाई 40% देती तो 100% देती, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो नहीं बढ़ेगी, वो वही रहेगी। तो क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, P1 P2 P3 100% पे कैसे होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन, मटेरियल 40 पे था 100 पे कितना, लेबर 40 पे थी 100 पे कितनी, है ना, ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड 40 पे था तो 100 पे कितना, समझ गए। ऐसे तीनों को निकाल देना और तीनों को फिर एक बना, चौथा कॉलम बनेगा मर्ज प्लांट, तो मर्ज पे तीनों को मिला देना, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। वेरिएबल कॉस्ट तीनों की मिल जाएगी 100% पे, और फिक्स रहेगी जितनी थी, वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं होगी, वो रिमेन सेम रहेगी। आया, बस ये करना है। मतलब पहले क्या करने का है, सारे प्लांटों को 100% पे लेके जाने का है, मर्ज करने का है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं करने का है, सीधा ऐड करने का है, बात खत्म। आपको मर्ज प्लांट का सब पता लग जाएगा, मर्ज प्लांट की टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी, मर्ज प्लांट का चाहे तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाले वो भी निकाल लेंगे, जो पूछेगा उसका निकाल देंगे पूरे मर्ज प्लांट का, जिस लेवल पे बोलेगा वो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। बाकी मेन कॉन्सेप्ट खत्म कर चुके थे, और एक बात मैंने वो बोली थी बेटा, एक चीज पढ़ाऊंगा तुम्हें, एंजल, एंजल सर, एंजल नहीं, एंगल, एंजल नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एक्स, ये है वाई, ये है 0 0, बता चुका है अपन लोग तुम्हें। ये है यूनिट्स, और ये है सेलिंग प्राइस अमाउंट। देखो तुम्हें पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर 0 यूनिट है तो वेरिएबल भी 0 होगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल भी बढ़ेगी। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है, एग्जैक्ट लाइन। तो तुम्हें पता है ना, यहां से शुरू होता है हमारा क्या, टोटल कॉस्ट का कर्व। याद आया कुछ सर, याद आया, मेरे को याद आया सर, आपने समझाया था सर, याद आ गया सर। मैं दोबारा बना रहा हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं मारा ऊपर से, मतलब दूसरी वाली फाइल से सीधा बना के दे रहा हूँ मैं। ये क्या तुम्हारी फिक्स की लाइन, ये है तुम्हारी फिक्स कॉस्ट। बट टोटल कॉस्ट क्या जाएगा, यहां से गया है टोटल कॉस्ट, समझे, ये गया टीसी टोटल कॉस्ट। बट सेल्स क्या जाएगा, सेल्स जाएगा 0 से। बिल्कुल, ये गैया सेल, क्लियर है। अब देखो क्या था, याद है कुछ, ये सब क्या था, यहाँ सेल ऊपर है, आज में ऊपर आसमान नीचे, याद आ रहा है कुछ, ये सेल ऊपर है कॉस्ट नीचे है, तो क्या था ये
ये प्रॉफिट था रे, ये क्या था रे, ये प्रॉफिट था रे, और ये क्या है, यहाँ कॉस्ट ऊपर है और सेल नीचे है, ये क्या है रे, ये लॉस है रे। बोलो हाँ ये ना, ये बात है ये नहीं है। और ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट हुआ, ये क्या है रे, ये ब्रेक इवन है रे, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है, ये ब्रेक इवन है रे। बोलो हाँ ये ना, आगे ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। बोलो हाँ ये ना, मतलब कॉस्ट और सेल दोनों बराबर है, हमारी टोटल कॉस्ट कवर हो चुकी है, फिक्स कॉस्ट पर वैल्यू कॉस्ट तो कवर हो ही रही थी साथ साथ, तो ब्रेक इवन पे आ गए हम। बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर क्या याद आ रहा है, एमओएस, ये मार्जिन सेफ्टी वाला एरिया आ रहा था बेसिकली, ये ऊपर है, यहाँ तक मार्जिन सेफ्टी पे नहीं थे हम। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये वाला, ये समझ रहे हो, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोला जाता है, एंगल, अंकल नहीं, इस एंगल को बोला जाता है एंगल, अंकल नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस कैसा आ रहा है, इंसिडेंस कैसा इंसिडेंस हुआ, कहते हैं इंसिडेंस हो गया, ओ कहते मेरे साथ एक इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंस कैसा हुआ। तो देखो, आपको ये मान लो ये मगरमच्छ का मुंह है, क्या ये मगरमच्छ का मुंह, समझ गए, ये मगरमच्छ का मुंह है। सर ये तो झाड़ू लग रही है झाड़ू बच जाएगी झाड़ू तुम में नलायको, ये मान लो मगरमच्छ का मुंह है, समझ गए। बोलो हाँ ये। अब ऐसा मान लो कि मगरमच्छ का मुंह है, जितना लंबा खोलेगा उतना दबोच लेगा, बात क्लियर हो गई। आप समझो, ये जो मुंह जितना बड़ा खुलेगा उसका मतलब है कि सेल ज्यादा, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, समझ लो। अब देखो, जैसे एक तो बनाया मैंने ये, समझ गए, एक बनाया मैंने ये, आप देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, ये क्या हो रहा है, यहां पर एंगल छोटा बन रहा है और यहां पर एंगल बड़ा बन रहा है, तो ये क्या है, ये है लेस प्रॉफिट, और ये है हायर प्रॉफिट, समझ गए। जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा प्रॉफिट, समझ गए। अगर ये बिल्कुल बारीक सा बनता है ना, मान के चलो, तो मतलब हो गई है कॉस्ट कवर, मार्जिन मजेदार सा मार्जिन नहीं आ रहा यार, समझ गए, अपने आप बनेगा बेटा फिगर्स के बेस पर। तो मेरे बेटा ये था कुल मिलाकर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेटा अगेन मेरी आपसे बहुत प्यार से, माता रानी से, सभी देवी और सज्जनों से, ठीक है ना, सभी माताओं से, मतलब माता मेरी बहनों से, छोटी बहनों से, दीदियों से, माता रानियों से और माता रानी के भैरों से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, हिट द लाइक बटन, ठीक है ना, उस बटन को तोड़ दो, मोबाइल मत तोड़ना, बटन को तोड़ देना, क्लियर है। कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। आपके सपोर्ट से थोड़ा सा चैनल उठाना चाहता हूँ, बहुत मन था कई सालों से एक काम करने का, कॉस्टिंग बढ़ाने का, बट एक उम्मीद जागी, एक किसी स्टूडेंट ने बोला तो एक उम्मीद जागी, तो उस उम्मीद को मैं थोड़ा सा खरा उतरना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप पहुँचाइए। आपसे मेरी बहुत विनम्र निवेदन है, प्लीज़ 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 कीप प्रमोटिंग, कीप शेयरिंग। टेलीग्राम के रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स के लिए मैंने बोला ना कि ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप के अंदर मेरा कोर्स है स्टोर के अंदर, वहाँ पे जाइए, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, बकायदा PDF बनी हुई, आप उनको देख सकते हैं। नोट्स को बनाने की, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐप को डाउनलोड करो, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना बटन को, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और चंद्रयान 3 आज 6:03 पे लैंड हो गया था, उस दिन की हमारी वीडियो है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद।